हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर करते हैं बातचीत। तो पहला टॉपिक हमारे पास 5 आईज है, विच इज़ एन इंटेलिजेंस अलायंस बिटवीन द 5 कंट्रीज़। कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ था इन द हिंदू आर्टिकल ऑफ G7 और G12 G11 जो भी वो बनाने की बातचीत कर रहे थे, तो उसके तहत इसका जिक्र आया था। तो वी थॉट कि आपको पता होना चाहिए। सो ये जो कंट्रीज़ हैं, एक मल्टीलेटरल UK-USA अग्रीमेंट था विच इज़ अ ट्रीटी फॉर द जॉइंट कॉपरेशन इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस। तो इसके तहत 5 आईज बनाया गया था। सिग्नल्स इंटेलिजेंस क्या है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग बाय द इंटरसेप्शन ऑफ सिग्नल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन हो बिटवीन पीपल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हो, उनकी इंटरसेप्शन की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उससे रिलेटेड ये जो अग्रीमेंट था जिसके तहत ये इंटेलिजेंस अलायंस बनाई गई थी। तो ये अलायंस भी जो है ऐसा नहीं कि अभी की है, इट इज़ एन अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड में बनाई गई थी, जब एटलांटिक चार्टर इशू किया गया था बाय द एलाइज। तो एटलांटिक चार्टर किस चीज़ की बात करता था? एटलांटिक चार्टर 1941 में आया था एंड एटलांटिक चार्टर के थ्रू जो एलाइज थे वो बता रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे दे वुड बी डेवलपिंग द वर्ल्ड, या उनके क्या गोल्स रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस है एंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें एंड कब ये बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट की, जिसको निकाला है US स्टेट डिपार्टमेंट ने, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द होम मिनिस्ट्री। ठीक है जी, हमारे केस में। एंड ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि रिलीजियस फ्रीडम कितनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज़ कैसे रिलीजियस फ्रीडम को अप्रोच कर रही हैं, कितने ज़्यादा आज़ाद हैं वो अपने धर्म को लेके। ठीक है, एंड US कांग्रेस को ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत रिलीजियस फ्रीडम को एक प्रायोरिटी रखा गया है इन द US फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID बोलते हैं, उसको भी बोला गया है कि आप $50 मिलियन एलोकेट कीजिए टू प्रमोट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का जो विकास होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने एक USTR 301 रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, 301 रिपोर्ट इकॉनमी में। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं US की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं कि जिसके तहत वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को कैसे अप्रोच करेंगी, कैसे उसके साथ ट्रेड रिलेशंस रखेंगी, उन सब के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हमें कुछ करने के लिए फोर्स करेगा, लेकिन अब इसके जो रेमिफिकेशंस है वो कैसे हो सकते हैं कि US के साथ, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो US के साथ हमारे रिलेशंस में थोड़ा अप एंड डाउन आ सकता है। लेकिन अभी तक जो ये रिपोर्ट है, या इसके अलावा एक कमीशन भी है, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन है आउटसाइड द स्टेट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने बोला है अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को कि आप इंडिया की जो रिलीजियस फ्रीडम रैंकिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिए एंड इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शिफ्ट कर दें, जो रैंकिंग है उसको बिल्कुल लोएस्ट ग्रेड पर भेज दीजिए। तो इससे अदरवाइज़ जो हमारी कुछ डील्स हैं, कुछ एक पॉइंट मिल जाता है आर्म ट्विस्टिंग का, अदरवाइज़ एज सच इंडिया को डायरेक्ट कोई रेमिफिकेशंस नहीं होते। लेकिन अगेन, अगर ऐसी चीज़ें कोई देश बोल रहा है उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट अगेन वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल एट आवर एंड कि हम कुछ ऐसा मौका ना दें। तो कुछ इंटरनल जो आउटलुक बदलने की ज़रूरत हमें भी है। ओके, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट ने क्या क्या बोला है, एक तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका नोट लेते हुए एंड जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का भी नोट लेते हुए उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशंस की हैं। मोरोवर मॉब लिंचिंग के जो केसेस आए हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज एक्सेट्रा, तो इन सब का उन्होंने इन सब के ऊपर फोकस बनाया है अपना। इसके अलावा जो अटैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन हुई हैं अगेंस्ट रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, उन सबको भी मेंशन किया गया है रिपोर्ट में। ऑल्सो जो इश्यूज़ ऑफ रिलीजियोसिटी हैं, फॉर एग्जांपल मॉब वायलेंस हो गई, लिंचिंग, कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा, उन्होंने बोला है कि लॉ मेकर्स दे इग्नोर्ड और डिनाइड सच थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया है, इन सब की बातें कर रहा है, तो देयर कुड बी सम इशू एट द ग्राउंड, बट अगेन
एज अ नेशन वी शुड एड्रेस सच थिंग्स कि ऐसा हम मौका किसी को ना दें बोलने का। आगे बढ़ते हैं, कुछ चोक पॉइंट्स एंड पर्शियन गल्फ़ की बात करते हैं। तो पर्शियन गल्फ़ के ऊपर एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो हमने सोचा कि पर्शियन गल्फ़ से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, एंड साथ ही साथ जो चोक पॉइंट्स हैं मेजरली उनको भी उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल चोक पॉइंट्स आर द एरियाज़ जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है या जो मैरीटाइम रूट है बेसिकली, या उसके ऊपर जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसको डिसरप्ट किया जा सकता है ना। तो चोक पॉइंट्स दे आर वेरी नैरो बॉडीज़ जहाँ पर हो सकता है कि हिंड्रेंस क्रिएट करके जो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो दिस इज़ व्हाट चोक पॉइंट मीन्स। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में अगर हम देखें तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है सिक्किम के नीचे, जो आपका वेस्ट बंगाल की टेरिटरी है, अगर आप देखें बांग्लादेश एंड सिक्किम के अराउंड कुछ वो 30-40 किलोमीटर वाइड जो कॉरिडोर है जिसको हम चिकन्स नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं, तो वो भी इंडिया का इंटरनल एक चोक पॉइंट है। तो ऐसे इंटरनेशनली चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है पनामा कैनाल विच इज़ द सन, ठीक है। उसके बाद है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपका जो पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था वास्को ड गामा, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उनसे रिलेटेड कैसे है केप ऑफ गुड होप वो भी आप जान लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद डैनिश स्ट्रेट्स हैं तो विच आर हेयर, ऑल्दो ग्लोबली हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टर्किश स्ट्रेट, जहाँ पर जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, डार्डनल स्ट्रेट है, तो दे आर हेयर। इनकी भी आपको जोग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। ऑल द मैम इज़ डिस्कसिंग ऑल द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन वाइज इन आ कोर्स, तो अगर आप चाहते हैं आप वो कोर्स भी खरीद सकते हैं हमारा ज्योग्राफी के पूरे कोर्स में। ऐसे हम एडिशंस कर रहे हैं इस साल, ठीक है जी। इसके बाद है स्वेज कैनाल एंड सुमेद पाइपलाइन, तो विच इज़ हेयर बिटवीन इजिप्ट एंड इज़राइल, ठीक है। उसके बाद है आपका बाबल मंडेब विच इज़ हेयर इन द रेड सी, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है पेट्रोलियम का 18.5 मिलियन बैरल्स पर डे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, एंड ये 2016 का डेटा है। तो अभी तक ऑल्दो आई ट्राइड फाइंडिंग न्यू डेटा, लेकिन हमारे पास यही अवेलेबल है तो हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं कि एकदम से यहाँ पर गिर जाएगा और ये बढ़ जाएगा या ये बढ़ जाएगा। तो ट्रेंड्स तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल चीज़ों में सेम ही रहते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड फाइनली स्ट्रेट ऑफ मलक्का है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इन प्लेस आफ्टर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ़ और जो आपका गल्फ़ ऑफ ओमान है उसके बीच का कनेक्टिंग रूट है, एंड पर्शियन गल्फ़ में ही मेजरली जो आपकी मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं इसी के थ्रू ही आपकी पूरी दुनिया में जो तेल है कच्चा तेल उसको भेजा जाता है। तो इसीलिए पर्शियन गल्फ़ इज़ इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आज हम एक प्रीमिक्स में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ डू वॉच द प्रीमिक्स वीडियो एज वेल, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं मेजर। एक तो आपको चोक पॉइंट्स पता चल गए, दूसरे आपको उनकी कितनी वॉल्यूम है इन द टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम वो हमें पता चल जाती है। तो सबसे ज़्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड द लीस्ट ऑफ दीज इज़ पनामा कैनाल जो कि यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ट्रेंड देखें जो मैं बात कर रहा था कि ऐसा नहीं कि सडनली अगर डेटा हमारे पास पिछले 2-3 साल का नहीं है तो यहाँ पर कुछ मेजर फेरबदल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें 2011 से 2016 में ऑलमोस्ट सभी ने अपनी सिमिलर ही पोजीशन रिटेन की हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दे आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड यही रीज़न है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, पर्शियन गल्फ़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर आके वेस्ट एशिया में लड़ाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी जो मेजर ऑयल की एनर्जी की सप्लाईज़ हैं यहीं से जा रही हैं। और यहाँ पर हम जाते जाते पर्शियन गल्फ़ के ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि टॉपिक में पर्शियन गल्फ़ का भी जिक्र था। तो जो कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं पर्शियन गल्फ़ को, एक है ईरान, उसके बाद इराक है, कुवैत है, देन सऊदी अरेबिया है, कतर है, UAE है, एंड देन ओमान है। तो ओमान कैसे है? ओमान की टेरिटरी यहाँ पर भी है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। UAE के ऊपर भी ओमान का एक कुछ पार्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली कॉन्टिग्यूअस नहीं है, लेकिन थोड़ा सऊदी अरेबिया का UAE का एरिया आ जाता है। उसके बाद ओमान, एंड ओमान यहाँ पर भी है, एंड बहरीन। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ़ को बॉर्डर करती हैं। मेजर सिटीज़ आप देख, जैसे बंदर अब्बास आपने नाम सुना होगा, विच इज़ द
वेरी बिग पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। एंड उसके बाद कुवैत के पोर्ट्स आ गए, एंड देन वी हैव मेजर सिटीज़ जैसे मनामा है बहरीन का कैपिटल, कतर का कैपिटल, दोहा अगेन, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हुई है ना। दोहा इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तालिबान एज वेल, तालिबान के जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है जो कनेक्ट करता है गल्फ़ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ़ को। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर, अगर आप देखें तो थोड़ा इनको अरेंज करने का, जो इनके कैपिटल्स हैं इनको अरेंज करने का आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बनाया है रिसर्चर्स ने इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो स्पेस में इसको बना लिया गया है। अर्थ पे ऑल दो 25 ईयर्स पहले ही हम इसको बना चुके थे, लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि ग्रेविटी की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता था। तो अब क्योंकि स्पेस में बनाया है तो ग्रेविटी का इतना बड़ा इशू नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर वर्केबल दैट। तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट है मैटर की आफ्टर प्लाज्मा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर आप इसी रेशो में या इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, फ्रॉम प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड बोस टू द बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, तो आप देखेंगे कि जो एटम्स की रिलेटिव स्पेसिंग है, जिसको हम इंटर एटॉमिक स्पेसेस बोला करते थे, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो जैसे बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में तो इतनी ज़्यादा कम हो जाती हैं कि पूरा जो आपका एटॉमिक मास है वो एक बल्क ही बन जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। BEC इज़ एन एक्जॉटिक स्टेट। एक्जॉटिक क्यों है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, नेचुरली आपको नहीं मिलती, आपको ऐसे मेहनत करके बनानी पड़ती है ये, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप इट एज इट इज़। तो इसको एज इट इज़ रखने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्जॉटिक एंड रेयर फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि बनाई जाती है व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन लाइक पार्टिकल्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर्स जस्ट अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो है हमारा 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर के अराउंड जो हमारा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है वो बनता है। एंड बोसॉन्स क्या है, एक हमारे पास अगर आप क्वांटम फिज़िक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है तो आपको पता होगा एक स्टैंडर्ड मॉडल है, स्ट्रिंग थ्योरी है ना। तो ये वेरियस थियरीज़ हैं जो बताती हैं कि क्वांटम लेवल पर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी में एक थ्योरी है फंडामेंटल पार्टिकल थ्योरी। फंडामेंटल पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स हैं एंड फर्मियॉन्स हैं, जिसके थ्रू ही सारे फर्दर जो आगे पार्टिकल्स हैं वो बने होते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो आप अगर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स देखें तो उसमें क्या है, 12 पार्टिकल्स वो बोलता है हमारे पास हैं, क्वार्क्स और ये वो पता नहीं क्या कुछ चीज़ें, ठीक है। तो उसमें हम इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, बस आप बेसिक चीज़ क्या समझ लीजिए कि फंडामेंटल पार्टिकल थ्योरी है जो कहती है कि दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स हैं एंड फर्मियॉन्स हैं, ठीक है। एंड जो आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है वो बनता है जब एक बोसॉन्स की गैस को आप कूल डाउन कर देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो इससे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, तो पहले तो हम जो स्कूल में पढ़ते थे कि 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर थी ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद प्लाज्मा का भी जिक्र आना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे स्कूल टाइम के बाद की बातें हैं ये। लेकिन ये जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है इसकी जो कॉन्सेप्शन है 1925 में एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था बैक इन 1925, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा कोल्ड कर दें तो दे वुड लूज़ देयर इंडिविजुअलिटी, एंड उनको आप फिर अलग अलग नहीं इमेजिन कर सकते, एंड दे विल सम हाउ बी अ सिंगल एंटिटी, एक ही चीज़ वो बनकर रह जाएगी, इंडिविजुअल एटम बन जाएगा वो, ठीक है। सो इतने कम टेम्परेचर्स पर जो आपके इंडिविजुअल एटम्स हैं वो इंडिविजुअल्स की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉब कर जाएंगे टुगेदर, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द क्वांटम वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर हम इसका एक एग्जांपल भी लें कि मान लीजिए आपके पास वाटर है ना, तो वाटर अगेन इफ़ यू ऐसे यू कैन सी ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर्स की ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार वाटर कैन एग्जिस्ट इन ड्रॉप फॉर्म एज वेल। बट अगर हम देखते हैं कि जब हम उसको कूल कर देते हैं तो क्या होता है कि एक आइस का बड़ा ब्लॉक बन जाता है, एंड देन आइस का बड़ा ब्लॉक इज़ अ सिंगल एंटिटी, एंड दूसरी साइड अगर हम देखें तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो सिंगल एंटिटी, है ना। तो अब क्योंकि सारे ड्रॉप ऑफ वाटर
टेम्परेचर कम होने की वजह से इकट्ठे हो गए हैं, तो उसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर इस हद तक कम कर दें कि आपके जो एटम्स हैं वो भी इतने ज़्यादा पास आ जाएं कि उनकी जो बीच की स्पेसिस हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो दिस इज़ व्हाट बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट इज़. So at the incredibly low temperatures which are required to produce the Bose-Einstein condensate, they will act as a single entity, and ये single entity जब बन जाती है तो उस टाइम पर जो आपकी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ हैं वो गवर्न करना शुरू कर देती हैं rather than your particle physics. तो ये ही ट्रांजिशन है from the particle physics to your quantum physics. तो quantum is smaller than the level of your मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, या अगर आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक लेवल से भी नीचे जाकर जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्वांटम लेवल है. ठीक है. सो अब न्यूज़ में क्यों था, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमने पहली बार जो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है उसको बनाया है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये. ठीक है जी. सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो. जो हमारी क्लासिकल फिज़िक्स थी उसके बाद अब हम यहाँ पर क्वांटम फिज़िक्स में पहुँच जाते हैं अगर हम बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बना ले तो जाते जाते अब लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट द पंजाब PCS कोर्स. ठीक है. अगर आप पंजाब PCS का एग्ज़ाम नहीं देने वाले तो इसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लीजिए कि हमारी GS कोर्स की टाइमलाइन आपको अवेलेबल है. 8 जून ऑनवर्ड्स आपके जो GS ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं वो हम डाल देंगे. इसके बाद पंजाब स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं जैसे पॉलिटिकल थियरी है, देन वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंजाब बेस्ड GK एंड योर बेसिक साइंसेस, उनको हम कवर करेंगे. ठीक है जी. पैरेलली आपका जो CSAT का कोर्स है वो भी चलता रहेगा. तो पंजाब PCS में जो CSAT है वो भी अकाउंट करता है, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है हमारे पास. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा 10 जून ऑनवर्ड्स, एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड पंजाबी. तो ये सब चीज़ें हम 6 जुलाई तक ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे. तो अकॉर्डिंगली जैसे आपकी सुविधा आपको लग रहा है कि आपको लेना चाहिए तो यू कैन ऑलवेज परचेज इट विजिटिंग आवर वेबसाइट. ठीक है जी. एंड क्वेरीज़ के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे. अदरवाइज़ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की हमारे जो PDFs हैं, कंपाइलेशन है, वो भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा देंगे आपको. अदरवाइज़ वो हम आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डालते रहते हैं. तो अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए. अदरवाइज़ वेबसाइट पर भी बड़े हैं एंड अब हम हमारे प्लेटफॉर्म पर भी डाल देंगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.